तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हम 9th का वीडियो बनाएं। तो अभी पिछला एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ जो आप तक पहुंचा, उसमें हमने पढ़ा था गति के समीकरण का निगमन। तीनों गति के समीकरण का वहां निगमन किया गया। अब हम उसी तीनों समीकरण को ग्राफी विधि से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। तो आइए, हमने इसमें ग्राफ बना दिया है। थोड़ी टाइम आपकी कम खर्च हो इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो चलिए देखते हैं। इसमें भाई देखने वाली बात यह है कि हम एक ग्राफ पहले सीखेंगे, थोड़ा सा प्लॉट करना कैसे बनाते हैं। जैसे देखो, इस वाली अक्ष पर हम जो x दिख रही है ना, इस पे हमने समय दिखा दिया है, और जो ये दिख रही है इस तरफ की, वो वेग है। तो अब सोचो दरअसल आप बात कि जब समय 0 थी तो कण या वस्तु ए पर थी, और उस समय इसके पास वेग कितना था? u था। इसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। u था, इसे हम प्रारंभिक वेग कहते थे। मैंने एक बार लेक्चर में आपको समझाया था प्रारंभिक वेग कैसे आप समझोगे। थोड़ा सा आप ध्यान से उसे समझिए। प्रारंभिक वेग का मतलब है कि हर एक, अगर हम वस्तु को ध्यान से देखें, जैसे कोई कार है तो उसका तो प्रारंभिक वेग 0 न होगा यार, वो शुरू से न चलेगी। लेकिन अगर हम उसे ध्यान से देखें तो जब वो चलना शुरू कर देती है तो कैसे आती है? जैसे आई और हम यहां खड़े रहे तो जैसा जू करके निकल गई। मतलब क्या इसका है? आई निकल गई का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कहीं से चली थी, अब हमारे लिए वो प्रारंभिक वेग बन गया है ना। तो हमारे लिए प्रारंभिक वेग हो गया। जब हम, कोई लड़का आगे खड़ा था, वहां पर पहुंची तो उसके लिए अंतिम वेग बन गया। तो जहां पर हम खड़े हैं और हमसे वो कार, ऐसे देखो हम खड़े हैं, इधर से कार निकल गई, तो हम जब ये कार यहां पहुंची तो समय को 0 लेते हैं। उस समय देखिए यहां पर t बराबर 0 है, और तब उसका वेग, जब यहां पर थी तो उसका वेग u था, राइट। ओके, फिर ये आगे बढ़ती बढ़ती यहां गई, तो यहां पर हम खड़े हैं, तो कोई खड़ा है, यहां पर जब पहुंची तो उसका वेग कितना हो गया? तो यहां पर समय 0, लेकिन यहां पर समय नहीं ना 0 होगी। यहां पर समय u है, समय 0 थी, यहां पर कुछ होगी, समय t होगी। तो देखिए, जब समय 0 था तो उसका वेग कितना? u था। ओके, u था। अब आप बताओ कि अगर ये u है, यहां पर u है, तो फिर समय जैसे जैसे बढ़ी तो उसका वेग भी वैसे वैसे बढ़ा। ये तो जब लास्ट में समय t हो गई, ये t थोड़ा बड़ा लिखते हैं, t हो गई, यहां पर t बराबर 0, तो समय कहां से कहां तक? 0 से t पर पहुंची, तब उसका वेग पहले तो u था यहां पर, फिर बाद में कितना हो गया? v हो गया। ओके, तो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। इसका इस तरह का स्लोप, जिसको प्रवणता कहते हैं, वो आती है। अब हमें पहला समीकरण बताना है, वेग और समय में संबंध, इसमें हमको दिखाना है। तो आप पहला समीकरण तो जानते हो, u बराबर v बराबर u प्लस 18 होता है जी। तो v बराबर u प्लस 18। बात क्लियर यहां तक है? अच्छा जी, तो बात क्लियर यहां तक है, आपके बात समझ में भी आ रही है अच्छे ढंग से। अच्छा जी, तो हम इसी को इसमें प्रूव करेंगे। तो देखो भाई, हम यहां से लिखेंगे त्वरण। त्वरण a बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, अगर हमको वेग और समय का ग्राफ पता है, वेग और समय का अगर ग्राफ हमको पता है, तो हम इसकी सहायता से इसका त्वरण निकाल लेते हैं। अब त्वरण कैसे निकालते हैं? जिस ग्राफ की हम बात करते हैं उसकी ढलान निकाल देते हैं। तो सरल रेखा कौन रहेगा भाई?
AC की ढलान। ओके, तो AC की ढलान या ढाल, यहां पर ढलान का मतलब है tan से, तो हम यहां पर लिख भी देते हैं कि tan थीटा। ओके, tan थीटा का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए भाई। tan थीटा तो हमने पढ़ा रखा ना यार। तुम कहोगे tan थीटा का क्या मतलब, tan थीटा तो यार tan थीटा मीन्स क्या क्या, tan थीटा मतलब लंब बटा आधार होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो किस त्रिभुज, किस हम रेखा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं AC की। अगर हम AC को ध्यान से देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC। इसमें ये लंब होगा, ये इसका आधार होगा, नहीं होगा, तो लंब बटा आधार यानी कि BC बटा AB। ओके, अब चलिए इनको हम देखते हैं। अगर हम इस अक्ष की बात करें, इस अक्ष की, तो इस अक्ष में हम x अक्ष की दिशा में चल रहे हैं, तो समय t बराबर यहां 0 और यहां बताइए t समय हो गई, समय t बढ़ गई। तो यानी कि यहां से यहां तक एक तरह से इसकी दूरी कितनी होगी, t होगी, t ना होगी, t वाली दूरी t होगी। बहुत अच्छे, लेकिन हमको AB का मान तो मिल गया ना t, अब हमें किसका चाहिए, BC का। किसका चाहिए जनाब, BC का। तो यार देखो इसमें BC कहां है, तो हम देखे इसमें कि ये हो गया U और यहां से यहां तक हो गया V। तो बोलो यार इसका क्या हो जाएगा, तो V माइनस U नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, V माइनस U होगा कि नहीं, बोलिए, ऐसे ऐसा हो जाएगा, V माइनस नहीं होगा। तो हमारे पास तो मिल गया VC का मान कितना, इधर ले, इधर ले, बोलो V माइनस U अपान AC का मान कितना, AB का मान T, ये कितना A ना, समझ में बात आ रही है थोड़ा मोड़ा, या और इधर हम लिख देते हैं, दिखाई दे आपको। A बराबर कितना आया, V माइनस U अपान T। इसका आराम से आप गुणा करो इसका इसमें, तो क्या आ जाएगा, AT बराबर V माइनस U। इसे आप इधर लेकर आ जाओ, तो U प्लस AT बराबर V होगा। यहां से V बराबर U प्लस AT, ऐसा हो जाएगा। तो ये देखिए गति का प्रथम समीकरण हो गया, राइट। ये गति का प्रथम समीकरण है, अच्छे से इसे देख लिए। अच्छा, अब आइए हम लोग गति का द्वितीय समीकरण निकालते हैं। इसमें किसके किसके बीच संबंध होता है, तो दूसरा हम बताते हैं स्थिति समय संबंध, स्थिति समय संबंध, स्थिति समय संबंध, स्थिति समय संबंध। ओके, इतनी बार बोल गया स्थिति समय संबंध, स्थिति समय संबंध। ओके, अब देखो भाई, जब कोई वस्तु गति करती है तो वो दूरी तय करती है ना, उतने समय में वो दूरी तय करता है। जैसे कि आप ऐसे सोचो कि उस वस्तु का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। कितना वेग है भाई, v बराबर 25 मीटर पर सेकंड। ओके, वो जो वस्तु थी वो 2 सेकंड तक चली, तो फिर आप तो फटाक से कह देते ना कि यार निकाल लो इसका दूरी, वेग गुणे समय से, यानी कि 25 गुणा 2 यानी कि 50 मीटर वो दूरी तय किया है। मतलब साफ है कि अगर वो गतिशील है तो उस गतिशील वस्तु ने क्या किया है, दूरी तय किया है। गतिशील वस्तु ने क्या किया है, दूरी तय किया है, तो साफ है दूरी तय किया होगा। यहां पर देखिए, इसमें थोड़ा सा दूसरे ढंग की दूरी होती है। यहां पर दूरी हम इस तरह से निकालते हैं कि जब
कोई वस्तु गतिशील होती है, गति करती है, तो वहां पर हम दूरी कैसे निकालते हैं? इसमें जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसी को निकालते हैं। देखिए वस्तु यहां से चली थी, यहां पर पहुंच गई, उस दौरान उसका वेग यहां पर था u, और उसके बाद जब यहां से यहां तक समय थी तो उसका वेग कुछ हो गया v। तो वस्तु ने कितनी दूरी तय किया इसको देखिए हम बताते। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यस बराबर, यहां मैं लिखता हूं यस बराबर, यस थोड़ा डिजाइन वाला मैंने बना दिया। तो यहां पर देखिए वो दो तरह का क्षेत्रफल तय कर रही है। एक आपको दिख रहा है ये, तो देखो ए बी डी ओ, मतलब ये आयत एक, इसका क्षेत्रफल वो तय करेगी। फिर इसके बाद जब वो यहां से चलकर यहां गई थी तो देखो यह एक त्रिभुज को भी, वो एक त्रिभुज वाली भी दूरी तय करेगी। तो यहां पर इस आयत का क्षेत्रफल, यहां दूरी को हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे। कितनी दूरी तय किया तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बताएंगे। तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे भाई, बोलो चतुर्भुज, इसको हम लोग चतुर्भुज कह लेते हैं। ए बी डी ओ का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल। इसके बाद इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अच्छा जी, बड़े आसानी से निकाल सकते हो आप। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें कोई लंबाई ले लो आप, चलो इसको ले लेते हैं ए बी, या आप ये ले लो, कोई आपका मन करे जिसको ले सकते। चलो हमने ले लिया ओ ए गुणे ये वाला, और ये इसकी ए बी, तो हमने इसमें ए बी कर दिया। ओके, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। फिर प्लस प्लस किसका क्षेत्रफल बोलिए? उधर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणे लंब कर देते हैं। तो इसका आधार कितना है? चलो आधार इसका है ए बी, लंब कितना इसका? बी सी। ऐसा कर लेंगे, क्या दिक्कत जाता है? अच्छा, बहुत अच्छे। इसका मान रख दो। ओ ए का मान कितना है? यहां से देखिए ओ ए है, पता नहीं है ओ ए कितना है। इधर आ जाओ, ओ ए कितना है? यू है। तो हमने इसमें यू कर लिया, और ए बी कितना है? टी है, तो गुणे टी कर दिया, प्लस 1/2 ए बी कितना? टी है, तो चलो हमने इसमें टी कर लिया, बहुत अच्छे, गुणे। फिर बोलो यहां से बताइए क्या? बीसी, बीसी कितना था? है क्या बीसी? वी माइनस यू, ऐसा हो गया है ना। फार्मूला में ऐसे नहीं बना पाएंगे, तो हम दूसरे वाले का, पहले वाले का थोड़ी सहायता ले लेते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, इनमें से इसको इधर कर लें तो v माइनस यू बराबर ए टी नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहां से यस बराबर क्या आ जाएगा भाई? u टी प्लस 1/2 है। देखिए इसकी जगह हमने क्या लिखा है? ए टी, तो इट मीन्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यस बराबर ये फार्मूला आपका बना। तो ये आपका हो गया भाई गति का द्वितीय समीकरण, हमने ऐसा संबंध बता दिया, राइट। तो इसके हिसाब से इसका जो क्षेत्रफल आया है वो कितना है? यूटी। देखो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यूटी, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके हिसाब से इतना आया है। तो इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल आया 1/2 ए टी स्क्वायर। ऐसा इसका क्षेत्रफल बन गया भाई। अच्छा, चलिए तीसरा समीकरण कर लेते हैं, गति का तृतीय समीकरण। आइए, तो इसमें हम लोग
गति का तृतीय समीकरण मतलब कि क्या कर दें किया जाएगा। स्थिति और वेग संबंध या में संबंध कर लो, आपको मन करे तो इस तो हम यहां लिख भी देते हैं। ये हमें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ऐसा ना, राइट। अब देखो यहां पर हम जो सम दूरी लेंगे वो एक किसी क्षण पर किसी समय किसी क्षण चली गई दूरी। तो यहां मैं देखिए थोड़ा बताता हूं। वस्तु द्वारा किसी क्षण t पर चली गई दूरी। बोलिए किसी क्षण पर चली गई दूरी का मतलब क्या है? हमें उस दूरी से नहीं मतलब है जो वेग प्राप्त करते समय लिया गया था। जैसे वस्तु जो कार थी जब मेरे पास आती है, कार जब मेरे पास आती है तो उसका वेग यू रहता है, लेकिन वो चली कहां से थी? विरामा से। तो वहां से टुक 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 करके आई होगी। वहां से जब यहां पर आई होगी तो आप सोचो यार कि वहां से यहां पर पहुंचने में भी तो दूरी तय किया, फिर इसके बाद उसने तय किया। तो हमने वहां पर देखा था कुल दूरी की बात कि कुल दूरी कितनी तय कर रहा है। अब यहां पर हमको इससे नहीं मतलब है, हमको यहां पर उस समय का मतलब है, उस क्षण का मतलब है कि जब उसका प्रारंभिक वेग u से कहां पर था v तक, यानी समय जब t लगी उस समय उसने कितनी दूरी तय किया था। तो उस समय अगर हम देखें इस ग्राफ में तो जब t समय था तो ग्राफ केवल देखो a से लेके c तक ऐसी था। तो भाई इसको कैसे बनाते हो यार? तो कहोगे कि इस पे आप लंब खींचते हो, नीचे इसको लंब खींचते हो यक्स वाली अक्ष। अगर ऐसा होता है तो भाई ऐसा अगर होता है तो इसमें क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये कैसा चतुर्भुज है तो चतुर्भुज। अगर हम बात करें ACDO क्या है? एक चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाली, जो एक चार भुजाओं वाली एक वो होता है। चार भुजाओं वाली क्या? एक चार भुजाओं वाली कोई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें देखिए एक ए भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, एक दो तीन चार भुजाओं वाली हो गई। और इनमें से अगर दो भुजाएं समांतर हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। इसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज, राइट। आइए देखते हैं समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का नाम भी लिख दो, यहां लिख देता हूं ए बी ना 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 ACDO का क्षेत्रफल, राइट। क्षेत्रफल इसका निकालने आपको आता है? नहीं आता तो मैं बता देता हूं कैसे निकाला जाता है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, यहां मैं लिख दूं समांतर भुजाओं का योग बटा 2, ठीक, गुणे, क्या मैं गुणा कर दूं? ऊपर ही गुणा भाई, ऊपर ही समझना, ऊपर ही समझना। और क्या? उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी हम लोग कर लेते हैं। आइए नीचे दिख रहा होगा। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक भुजा है देखिए ये OA, और एक भुजा है यहां से BCD, दिख रहा आपको, है ना। तो इस CD का मान कितना है? बोलो
सी डी का मान है v और ओ ए का मान है u, तो v प्लस u, हाँ जी, अपान 2 इंटू इस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, t है, तो हमने इसमें t लिख दिया। ओके, फिर बस t का मान खोज के रखते हैं। हम जानते हैं u v बराबर u प्लस ए टी होता है, यहां से t का मान निकालो, तो इसे इधर लेके आओ, v माइनस यू बराबर ए टी ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो t बराबर v माइनस यू बटा ए, ऐसा आ जाएगा। हाँ जी, ऐसा ही आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो इसमें आप रख दो, तो v प्लस यू और इंटू वी माइनस यू अपान, यहां देखो इस 2 को मैं इसके साथ ले लिया, कोई गलती नहीं, इधर लिख दो थोड़ा सा, हाँ लिख दीजिए इधर। यहां से यस बराबर देखो हाई वर्गांतर का सूत्र हो जाएगा, तो v माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2a, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर लेते आओ तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि आपका ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो आपको थोड़ी बात समझ में आई है, अच्छे से आई होगी, तो ओके, थैंक यू।